वेलकम बैक टू कनेक्ट केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। तो आज क्या स्टार्ट करेंगे, आप जो क्वेश्चन बैंक का कर रहे थे उसका कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यूनिट 1 का ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका है। जो भी अभी तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे, मतलब 2020 तक, 24 से जो भी होगा 20 तक, उससे जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैंने अभी मतलब एक क्वेश्चन बैंक बना के उसको मैंने अपलोड कर दिया अभी सॉल्यूशन। तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि आप इतना तो है कि यदि आप इतना पढ़ लेते हो तो अच्छे नंबर से पास हो जाओगे केमिस्ट्री में, ओके। एंड ऑल्सो यूनिट 2 आई हैव अपलोडेड, ओके। यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में आके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इसको, ठीक है। विद सोल्यूशन इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टाइम में यदि आपको पढ़ना है तो उसके लिए बेस्ट मेथड है, ठीक है। साल भर तो पढ़ते नहीं हो, नो डाउट, ठीक है। तो उसके लिए एक उपाय है जो मैंने थोड़ा सोचा कि आप लोग को एटलीस्ट एक सेमेस्टर पढ़ना पड़ता है आप लोग को, तो एटलीस्ट पढ़ सको कुछ ना कुछ। जिसको सीखना है वो तो साल भर सीखता रहता है, ओके। तो चलो आज क्या स्टार्ट करेंगे, यूनिट 3, ओके। इसके बाद मैं यूनिट 5 का लाऊंगा, लास्ट में यूनिट 4 डालूंगा, क्योंकि आपके CT2 एग्ज़ाम जो होने वाला है ना, वो यहीं तक आने वाला है आपका। मतलब आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी का मैंने ऑलरेडी डाल चुका है, यूनिट 3 और यूनिट 5, ये 3 चैप्टर आपके CT2 जो रीसीटी होने वाला है उसमें से आपको पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को हेल्प हो जाएगा थोड़ा। उसके बाद लास्ट में यूनिट 4 का डालूंगा मैं, ठीक है। फिर उसको देख के आप लोग सेमेस्टर का तैयारी कर सकते हैं। तो अभी से तैयारी में लग जाओ, ये 3 चैप्टर तो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। सेमेस्टर के लिए 2 चैप्टर ही आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो आपको बर्डन कम हो जाएगा फिर, ठीक है। इतना कर लेने से आप लोगों का हो जाएगा केमिस्ट्री, ठीक है। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 3 क्या है आपका, यूज़ ऑफ फ्री एनर्जी एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें 2 चैप्टर आपको पढ़ना रहता है, थर्मोडाइनमिक का, ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ पार्ट है। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का कुछ पार्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पूछा जाता है, आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। व्हाट इज नस्ट इक्वेशन, फाइंड इट बाय वेरियस स्टेप। देखो बहुत से स्टूडेंट ना क्या गलती करते हैं कि आपको नस्ट इक्वेशन पूछा ना तो खाली आप थ्योरेटिकल लिख के और इसका फार्मूला लिख के आ जाते हो, ठीक है ना। तो ऐसा गलती मत करना, ओके। जब भी आपको नस्ट इक्वेशन पूछा जा रहा है या उसको डेरिवेशन करने बोला जा रहा है, ठीक है। कई लोगों, मानता हूँ कि आप लोग कई लोग बहुत सारे हिंदी मीडियम से हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आधा अधूरा आंसर दे के आना है, ठीक है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है आप लोगों को, तो आप लोग के लिए बेनिफिट हो जाएगा ये। जब जो लास्ट एंड सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर आता है हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, डेरिवेशन बोले या फिर स्टेप बाय स्टेप बोले, ये जो वेरियस स्टेप बोला है तो इसका पूरा स्टेप आपको करना है अच्छे से, तभी तो आपको नंबर मिलेगा। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर होना चाहिए वहाँ पे, तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो पूरा काट देगा वो, ठीक है। चाहे आप कितना भी पेज का लिख के आओ, समझ रहे हो बात को। तो चलो, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, नस्ट इक्वेशन। अब क्या होता है नस्ट इक्वेशन, उसको यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। द नस्ट इक्वेशन सर्व एज अ क्रूशियल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, linking the reduction potential of half cell to the standard potential, temperature, activity, मतलब टेम्परेचर एंड द एक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो जब भी होता है तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है ना, तो एक हाफ सेल रिएक्शन होगा और एक हाफ सेल होता है, 2 हाफ सेल होता है, एक ऑक्सीडेशन वाला और एक रिडक्शन वाला। तो इनके बीच में ना क्या कनेक्टिविटी बनाता है वो, किसका किसका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, टेम्परेचर का, और यदि कोई कॉन्सेंट्रेशन है उसके बीच में, ये सब रिलेशन बनाने का एक मेथड है, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है। क्या चीज़, नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं, व्हाट इज नस्ट इक्वेशन, इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। तो अब इसके बाद इसका डेरिवेशन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। क्या लिखा है, दिस मेथड कैलकुलेशन कैलकुलेट्स द सेल पोटेंशियल व्हेन द कंडीशन डिराइव्ड फ्रॉम द स्टैंडर्ड पैरामीटर, ठीक है। तो ये सेल पोटेंशियल निकालने का भी एक मेथड है, ई सेल बोलते हैं ना, ई नॉट, इसको बोलते हैं ये वाला, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालने का मेथड होता है, जैसे मैं आप लोग को बताया था। देखो समझाना इसलिए इतना ज़रूरी है ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सको कि नस्ट इक्वेशन आया ही क्यों था, ठीक है ना, क्यों, कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। यदि कोई अननोन इलेक्ट्रोड का आपको EMF आइडेंटिफाई करना है, ई सेल, तो उसके लिए आप नस्ट इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो, ये मतलब है। चलो आगे बढ़ते हैं, नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन क्या होता है यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने पढ़ भी दिया है, चाहे आप इसको लिखो चाहे नीचे जो स्टेटमेंट लिखा हो उसको लिखो, दोनों एक ही मतलब है, ओके। तो इसमें क्या होता है, ठीक है। तो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए मेटल
जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा मेटल का डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मेटल आयन, तो मेटल आयन के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, एंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। देयरफॉर इसलिए टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट मेटल्स देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आर डिटरमाइंड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, मतलब एक अननोन कंडीशन, अननोन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसका यदि आपको ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल निकालना होगा तो उसको किसी के साथ सेट करना पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन के साथ। ठीक है, एक का तो पता होना चाहिए ना, तभी तो आप दूसरे का निकाल पाओगे, वही चीज़ है। तो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल इज़ 1 मोलर और 1 ग्राम आयन पर लीटर, एंड टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इज केप्ट टू 98 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पर इसको रखा जाता है। ठीक है, तो इसको दो आपको पता होना चाहिए जो आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ रखा है, और इसको तो मैंने करवा भी चुका हूँ। ठीक है, वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई नॉट ई सेल। ठीक है, अब इसी को जब आप स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखोगे तो क्या करोगे, ऊपर में नॉट लगाते हैं पावर। ठीक है, तो -NF ई नॉट ई सेल, अभी इसका और आगे ई सेल यदि आएगा ना, EMF और फ्री एनर्जी का रिलेशन है ये, जो ऑलरेडी मैंने आपको करवाया था, यदि आपको याद होगा तो। यदि आपको इसका देखना है, ठीक है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा जितने भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, या जो यूनिट है, तो आप वहाँ से जाके लिंक से आपको मिल जाएगा इजीली। ओके, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हो गया। तो अब अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक, अब डेल्टा जी जो होगा इसका रिलेशन किससे होता है, टेम्परेचर के साथ भी होगा इस आपको। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी के साथ। तो इसी को क्या, आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना इसको। इस फार्मूले को तो करवाया था तो याद होगा, डेल्टा जी इजिकल टू NF ई सेल हो जाएगा, और ये वाले फार्मूले को याद रखना बस। ठीक है, कहाँ से आएगा आप लोगों का, ये आप लोगों ने ऑलरेडी 11वीं में पढ़ चुका है, तो 11th के जाके चैप्टर मार्क देख सकते हैं मेरा। ओके, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, आर गैस कांस्टेंट हो जाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, वैल्यू दे दिया है यहाँ पे, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाएगा, और क्यू मतलब रिएक्शन कॉन्स्टेंट होता है। तो रिएक्शन कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ये होता है रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट है ना। तो जो भी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा, इसका रेशियो होगा। ठीक है, ये चीज़ होगा रिएक्शन कॉन्स्टेंट, इसको बोला जाता है। तो पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी प्लस डेल्टा नॉट इन इक्वेशन 2, आपको सेकंड में क्या करना है, इक्वेशन को पुट करना है। तो देखो क्या होने वाला है। ठीक है, तो डेल्टा माइनस डेल्टा जी माइनस THF प्लस इतना हो जाएगा, और जब इसको आप करोगे, अब क्या करना है इसके बाद, डिवाइड द बोथ साइड, अब दोनों साइड क्या करना है, -NF से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, NF से जैसे इसको डिवाइड करोगे दोनों साइड, NF यहाँ पे कट जाएगा, क्या बचेगा, ई सेल बचेगा आपके पास, यहाँ पे ये भी दोनों कट जाएगा, ई नॉट सेल बचेगा, और यहाँ पे तो नहीं कटेगा क्योंकि ऊपर में तो है ही नहीं जी। तो कितना हो जाएगा, ई सेल इजिकल टू ई नॉट सेल। अब ये देखो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस को यहाँ पे किया है, ठीक है, मतलब माइनस को लेके आया सामने में, इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया। तो माइनस 2.303 RT³ log Q डिवाइडेड बाई NF हो जाएगा, मतलब इस माइनस को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है ये। ओके, अब फिर आगे देखो क्या किया है, ई सेल इजिकल टू ई नॉट सेल माइनस 2.30, सबका वैल्यू रखा है इसमें, RT का। ठीक है, एफ मतलब फैराडे कांस्टेंट, इस सब का वैल्यू जब रखोगे आप तो लास्ट में ये वाला इक्वेशन आपको मिलेगा, इसी को बोलते हैं नस्ट इक्वेशन। तो मुझे जो ईजीएस्ट वे लगा था मैंने उस हिसाब से बनाया है। ठीक है, 11th में कुछ और अदर मेथड भी दिया हुआ है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, यदि रेफरेंस बुक में लिखा हुआ है तो यू कैन गो विद दिस आल्सो। आपको जो सरल लगता है आप उसको कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि मैं इसको बता रहा हूँ तो यही करोगे, लेकिन वो प्रॉपरली उसमें डिराइव्ड होना चाहिए, बस ये चीज़ है। ठीक है, और जो जो लिख रहे हो उसको आपको समझाने आना चाहिए अच्छे से पेपर में। ये हो गया। अब उसके बाद इसी का एग्जाम्पल होता है, यदि मान लो उसी में एक एडिशन क्वेश्चन पूछ दिया आप लोग को, राइट द एग्जाम्पल विथ एनी हाफ, मतलब हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यदि कोई एग्जाम्पल पूछ लिया बाई चांस, ठीक है, तो इनमें से दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हो। ऑक्सीडेशन का पूछा तो ये वाला लिखना, ठीक है, जो मेटल होगा सॉलिड है Mn+, और दो मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर होता है इसमें से। तो द नस्ट इक्वेशन, अब नस्ट इक्वेशन में क्या करोगे, अब इसको आपको अप्लाई करना है इसको, ठीक है, एग्जाम्पल से। तो ये आपका नस्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, माइनस जो भी होगा यहाँ पे 0.0591 log Mn क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, ऊपर में क्या लिखा था प्रोडक्ट, और नीचे में क्या लिखा था रिएक्टेंट लिखा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट तो यही होगा ना आपके, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ये हो जाएगा आपके, ये वाला रिएक्टेंट है,
और इधर वाला प्रोडक्ट होता है, पता है आप लोगों को। अब क्या होगा, जो एम एस होता है इसकी वैल्यू यूनिटी होती है, 1 होती है ये, तो यहाँ पे 1 लिख देना है नीचे में, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला पूरा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट इक्वेशन फॉर जनरल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब रिडक्शन रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, ये एम एन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, ये वाला रिएक्टेंट हो जाएगा दोनों। तो ऊपर नीचे करोगे तो ऊपर 1 हो जाएगा, तो 1/mn+ हो जाएगा। बस यही तो डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, देखो इसका यूट्यूब लिंक भी यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ मैं जहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से नहीं हो पाएगा तो मैं तो डिस्क्रिप्शन में तो देने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको अच्छे से करके जाना, दिस इज़ द मोस्ट IMP क्वेश्चन। ठीक है, इसको यदि आप पढ़ के जाओगे तो चांसेस है कि फंस जाए। ठीक है, तो ये मेरा हाईली रिकमेंड है आप कि आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, आगे चलते। अब क्या होता है, व्हाट इज़ कोरोजन। ठीक है, तो ये भी एग्ज़ाम कई बार पूछा गया। देखो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ ईयर। ठीक है, कौन कौन सी ईयर में पूछा गया है ऑलरेडी। अब ये 2024 में नहीं आया है। ठीक है, तो हो सकता है इस वाले क्वेश्चन पेपर में आ जाए, अभी के क्वेश्चन पेपर में आपको हो सकता है पूछ दे वाला। ठीक है, तो ध्यान रखना, पढ़ के जाना अच्छे से। यहाँ पे देखो 20 के बाद 22 में आया है, 22 के बाद 23 में आया है, अब 23 के बाद 24, देखो 23 तक पूछा गया है, 24 में हो सकता है 24 में आ जाए, क्योंकि अभी जो लास्ट सेमेस्टर 24 हुआ था ना उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस बार शायद पूछ दे आपको ये वाला। तो करोजन refers to the gradual degradation or deterioration of a metal or alloy resulting from their interaction with environment factor including air, water and various chemicals, and this process result in the development oxide, hydroxide, various component on the metal surface which contribute to the decline in the strength and aesthetic quality and operational effectiveness. The prevent instance of corrosion is oxidation of iron which take place when moisture and oxygen are present and resulting in the formation of hydrate. तो कोरोजन क्या होता है, यदि बेसिकली आपको बताऊं तो कोरोजन क्या होता है, जितने भी हम मान लो यहाँ पे मेटल सरफेस है, तो मेटल सरफेस का यदि लॉस हो रहा है, मतलब मेटल सरफेस का यदि लॉस हो रहा है, डिटोरेशन या ग्रेजुअल डिग्रेडेशन होता है, मतलब क्षरण होता है उसका। ठीक है, लॉस होता है किसी भी मेटल का, चाहे अलॉय का, तो उसको क्या बोला जाता है, कोरोजन बोला जाता है कभी भी। अब उसके कैसे होगा कोरोजन। ठीक है, तो इसमें एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं वो अप्लाई होता है। सबसे पहले आसपास का वातावरण कैसा है, किस टाइप का है, ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एयर का भी पार्टिसिपेंस होता है, वाटर होना चाहिए उसकी जगह। ठीक है, वेरियस केमिकल्स होते हैं एनवायरनमेंट में, तो उन सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है आपके मेटल सरफेस पे। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म नीचे है, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को मैकेनिज्म कि कैसे होता है, तो समझ जाना। कोरोजन क्या होता है, ये ग्रेजुअल डिग्रेडेशन या डिटोरेशन होता है किसी भी मेटल का। ठीक है ना, तो क्या हो जाता है, वो बहुत सारे एनवायरनमेंट फैक्टर होने के बाद वो उसका ऑक्साइड बना देता है, जिसको आप लोग रस्ट बोलते हो। ओके, चलो आगे देखते हैं इसका, ये लिखा मैकेनिज्म इसका। ठीक है, तो मैकेनिज्म देख लेते क्या होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन, या इसी को वेट कोरोजन या इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन भी बोला जाता है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो कोरोजन इज ए रेडॉक्स प्रोसेस, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, बाय विच मेटल आर ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो जो ऑक्सीजन मेटल होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसके वजह से, ऑक्सीजन प्रेजेंट है किसमें, एटमॉस्फेयर और मॉइस्चर की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से ही ऑक्सीडाइज होगा। और ये ऑक्सीजन कहाँ पे होगा, आपके मतलब मॉइस्चर में होगा। द मैकेनिज्म कैन बी अंडरस्टूड बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आप लोग को भी रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग रस्टिंग ऑफ आयरन लेकर ही एग्जांपल में बनाना, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड द थ्योरी ऑफ रस्टिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या पूछ रहा है, यदि आपको रस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी पूछ रहा है तो आपको रस्टिंग के बारे में पूछ रहा है ना वो, ये चीज़ है। इन दिस थ्योरी द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑन द सरफेस ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट। तब ये इसका मैकेनिज्म है, ध्यान से देखना। ठीक है, और ध्यान से लिख के आना। तो स्टेप 1 में क्या हो जाएगा आपके पास, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन कॉन्टेक्ट विथ आयरन। तो मान लो आपके पास इस टाइप का सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, वाटर आपका जमेगा यहाँ पे, इस टाइप का वाटर जमता है ना, तो ये वाटर का सरफेस हो गया और ये आयरन का सरफेस हो गया, इन दोनों के बीच में ये कॉन्टेक्ट हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनने वाला है, देखो, तो कॉन्टेक्ट विद आयरन सरफेस डिसॉल्व द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इसको सबसे पहले डिसॉल्व करेगा। ठीक है,
देखो अब डिसॉल्व कैसे करेगा, यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, ये लिखा है रिएक्शन H2O और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एटमॉस्फेयर में रहेगा वो दोनों आपस में मिलकर क्या बना देगा, H2CO3 बनेगा, H2CO3। अब मेरे को ये बताओ, इस सरफेस पर यदि H2CO3 बनेगा, H2O3 एसिड होता है, ठीक है। अब एसिड की वजह से क्या होगा, ये जो आयरन होगा इसका सरफेस, इसके बीच में केमिकल रिएक्शन होना चालू होगा, क्योंकि ये आयरन का बना हुआ है और आयरन से कौन रिएक्ट कर रहा है, मान लो एसिड रिएक्ट कर रहा है, ये आप बोल सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो जैसे ही आयरन के साथ ये रिएक्ट करेगा, इसका ऑक्सीडेशन होना चालू हो जाता है, फास्ट ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि एसिड बन रहा है इसमें। कौन सा एसिड बोलते हैं बताओ इसको, हाँ, कार्बोनिक एसिड बोला जाता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। दस द सरफेस ऑफ आयरन इज कवर्ड विथ एक्वा सोल्यूशन, ठीक है, ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पे जो ढक जाता है ना, किससे ढकेगा, कार्बोनिक एसिड के एक्वा सोल्यूशन से कम्प्लीटली ढक जाएगा, ओके। इतना समझ में आया। विच अंडरगोस डिसोसिएशन टू द स्मॉल एक्सटेंट। अब इसमें क्या होना चालू हो जाएगा, डिसोसिएशन होना चालू होगा, मतलब ये भी टूटेगा, ठीक है, अपने आयंस में। तो H2CO3 रिवर्सिबल है, इसलिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम को वो लगाया है, H+ और कार्बोनेट में जुड़ जाएगा, आयनाइजेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, ठीक है। वैसे वाटर का भी होगा, ऑब्वियसली वाटर ने क्या क्या दुश्मनी किया, उसके साथ भी होगा। तो H2O H+ और OH- में आयोनाइजेशन ऑफ वाटर हो जाएगा। ये हो गया आपके फर्स्ट स्टेप में। यदि आप इसको भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। आयरन का ऑक्सीडेशन होना चालू होगा यहाँ पे। द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक प्लेस एट द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ, फॉर एग्जाम्पल स्टील नेल। अब ये आप लोग को 10वीं में ये वाला दिया गया है, तो आप इसको लिखो ना लिखो बात की बात है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते थे हम लोग ना, नेल को यहाँ पे डाल देते थे, 10वीं की बुक में लिखा होगा एग्जाम्पल, उसी के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिखना, आयरन का ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन लिखना इसमें। तो ये आयरन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को, और Fe2+ बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एनोडिक प्रोसेस हो जाएगा ये, देखो। मतलब सेकंड स्टेप में आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस लिख रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। स्टेप 3 में क्या होगा, ऑब्वियसली रिडक्शन होगा, ठीक है ना। तो द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो अलोंग द नेल टू द एरिया कंटेनिंग इम्प्योरिटी विच एक्ट एज अ कैथोड, वेयर द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर इज रिड्यूस टू द हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये हाइड्रोक्साइड आयन में चेंज कर देता है, कैसे, देखो, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, H2O है ऑलरेडी जो इस सरफेस पे जमा हुआ है, H2O एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, और ये जो इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से आया, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन आया। अब इन सब का आपस में मिलकर क्या बना देगा, 4OH- बना रहा है, ठीक है। रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसलिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है, रिडक्शन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग 2 स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल H+ आयन आर रिड्यूस्ड टू दी हाइड्रोजन एटम। जो H+ होगा यहाँ पे वो क्या करेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लेगा और हाइड्रोजन में चेंज होगा, ठीक है, हाइड्रोजन में चेंज होगा ना। अब आगे देखो क्या होता है, फिर हाइड्रोजन क्या करेगा, जो नेसेंट हाइड्रोजन बना है वो ऑक्सीजन को लेगा और H2O में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करोगे, इस दोनों को कंबाइन कर दो। कौन से दोनों को कंबाइन कर दो, जो आपका इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है, ये वाला और ये वाला, इसको आपस में कंबाइन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या मिलके बना रहा है, H2O बना रहा है, मतलब एक वे में वो H2O ही बना रहा है लास्ट में, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो आपका ऑक्सीडेशन वाला है और रिडक्शन वाला, इन दोनों को एक साथ लिखना है, अब ये वाला, ठीक है। ये आयरन का हो गया, ऑक्सीजन हो गया, H+। अब ये क्या बना रहा है, Fe2+ और H2O बना रहा है। इसका मतलब जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, इन दोनों के बीच में, वाटर और इसके बीच में, तो जो यहाँ पे फाइनली क्या मिलने वाला आपको, 2+, ठीक है। मतलब फेरस एक्वस, ये फेरस बोलोगे ना, फेरस आयन ये बनता है ऊपर में। अब स्टेप 4 में क्या होगा, ये जो फेरस आयन होगा इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और वाटर के प्रेजेंस में, इससे आकर आपस में रिएक्ट करेगा और फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, ये Fe2O3 बनाएगा, जो इसमें बना हुआ है, देखो, फेरिक ऑक्साइड। अब इस फेरिक ऑक्साइड का ना फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, फेरस होगा, ठीक है। ये वाला फेरस का फिर से क्या बना देगा, फेरिक बना देगा, ये समझ रहे हो मतलब क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, ये वाला आपके पास बनाना, तो ये फिर से इसका क्या हो जाएगा, Fe2+ का, ये किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा
और जो वाटर यहाँ बन रहा है ना, देखो इस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, Fe2O3, इसको बोलते हो फेरस ऑक्साइड बोलोगे। और फेरस ऑक्साइड का फिर से फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तब ये क्या बना देगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं Fe2O3 XH2O, ये फेरिक हो गया, इसी को बोला जाता है रस्ट। देखो कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ओके, और ये इसका डायग्राम है। अब ये शॉर्ट फॉर्म में इसको दे दिया है रिएक्शन को। ठीक है, ये वाला ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये एटमॉस्फेरिक, ये पूरा रिएक्शन है इसी का जो भी करते आ रहे हैं ना हम लोग, तो एक स्टेप में लिख दिया इसको। अब बोलोगे सर डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हो, लेकिन नंबर देख लेना कितने नंबर में दिया हुआ है। कम नंबर में दिया होगा तो आप इसको भी लिख सकते हो, और ये ज़्यादा नंबर में आया है तो फिर आप लोग, मैं आपको बोलता हूँ कि पूरा करना और डायग्राम जरूर बनाना। ठीक है, भूलना मत डायग्राम। भले आपको लगता होगा अरे छोड़ो क्या बनाएंगे, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके नंबर में। ठीक है ना, तो ध्यान में रखना। अब एक क्वेश्चन पूछा गया, डिफाइन द सेल पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल क्या होता है, देखो सेल पोटेंशियल रिफर्स टू द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड जैसे रहता है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो इसके बीच में जो सेल पोटेंशियल, जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा ना, उसी को बोला जाता है सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल बोलो, या एक और नाम बताया था इसका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये आप सेल पोटेंशियल बोलो या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल के यदि आपके पास क्वेश्चन आएगा तो भी घबराना मत, सर तो पढ़ाए नहीं है बोलोगे इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोलते हैं इसको, सेल पोटेंशियल बोलो या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलो। ओके, तो वोल्टेज का डिफरेंस होगा दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इट रिप्रेजेंट द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड होगा। ठीक है, इसका मेजरमेंट, इसका यूनिट क्या होगा, वोल्टेज, ऑब्वियसली वोल्टेज का यूज़ हो रहा है तो वोल्ट होगा। एंड द डिफरेंस एंड द सेल पोटेंशियल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरिएबल इंक्लूडिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज, टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिया जाएगा इसको। ठीक है, क्या होगा देखो, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल रिफर्स टू द सेल पोटेंशियल एग्जामिन अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। सेम होगा, वोल्टेज डिफरेंस ही होता है, बट उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन, जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, टेम्परेचर होगा, सॉल्यूशन होगा, वो सब मेजर्ड होगा। तो कितना कौन सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट होगा, 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन फॉर द सॉल्यूशन, 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन फॉर द सॉल्यूशन, ये हो गया आपका। एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर गैस, जो प्रेशर अप्लाई होगा वो 1 एटमॉस्फेयर होगा। होमोजेनस सब्सटेंस होगा अंदर में, सॉलिड हो या लिक्विड हो स्टेट, अल्टरनेटिव फेस। ठीक है, ये होमोजेनस होना चाहिए आपका। टेम्परेचर इज जनरली 298 केल्विन पर मेंटेन करते हैं। एंड द कैलकुलेशन करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या सेम होता है, बट आप ऊपर में नॉट लगाना है आपको, ई सेल नॉट माइनस ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये हो जाएगा। इन दिस कंटेस्ट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड डिनोटेड ई नॉट कैथोड, और जो ऑक्सीडेशन वाला होगा वो ई नॉट एनोड दिखाए, मतलब बोलोगे इसको, आर डिराइव्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल टेबल। एंड अ पॉजिटिव स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इंडिकेट द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। यदि आपके पास पॉजिटिव आया तो स्पॉन्टेनियस होगा, नेगेटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, यही तो देखते आ रहे हैं। ये हो गया आपका सेल पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आपको इस टाइप का एग्जाम में पूछ सकता है, आपको 2021-22, 21 के बाद 22 में आया, उसके बाद अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो हो सकता है आपको इस बार आ जाए। तो मतलब मैं ये चाहता हूँ कि पॉजिटिव वे में लेके चलो, क्योंकि देखो खाली एक आपको फार्मूला याद रखना है, बाकी कैलकुलेशन में तो आप मास्टर हो ही, इंजीनियर हो, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, यदि मिस्टेक करोगे तो फिर आप लोग जानो। तो इस टाइप का यदि आपको, देखो ये सब कुछ बता दिया आपको यार, खाली आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। और एक इसमें ना ये लिख दिया, देखो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यदि मान लो ये नहीं लिखा रहता तब थोड़ा दिक्कत होता आप लोगों को पहचानने में कि ऑक्सीडेशन कैथोड में कौन सा रखो और एनोड में कौन सा रखो करके लिए। तो पूरा बता दिया आपको, इतना अच्छा बता दिया, हो सकता ना बताए इस बार, तो कैसे पता करोगे। ठीक है, तो नीचे में जिसका भी माइनस वैल्यू में आएगा, जैसे यहाँ पे 0.34 वोल्ट लिखा हुआ है, तो माइनस का मतलब ये हो रहा है कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है।
और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हमेशा कहाँ पे होता है, एनोड में होता है, करेक्ट। माइनस में आ रहा है, फिर से बोल रहा हूँ, माइनस में यदि कोई वैल्यू दिया होगा, क्या होगा हमको कोई मतलब नहीं उससे, सिर्फ माइनस को देखो कहाँ माइनस लिखा हुआ है। तो माइनस जहाँ पे हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहाँ पे होता है, एनोड में होता है प्रोसेस। तो जहाँ पे एनोड लिखा हुआ है ना, वहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस, माइनस को जरूर मेंशन करना, 0.34 इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का आ गया, और ये फॉर्मूला में ऑलरेडी माइनस है ही, तो उस माइनस को भूलना मत, ठीक है। और कैथोड का वैल्यू तो दिया ही है यहाँ पे 0.8 करके दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना तो दोनों प्लस हो जाएगा, जब ये ब्रैकेट से हटेगा तो प्लस हो जाएगा, अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो 1.14 इसका आंसर होगा। घटा मत देना इसको कोई रे, इसलिए बोला कैलकुलेशन आपके हाथ में, ठीक है। ये चीज़ है, बस इतना ही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। एक फार्मूला याद रखो, बाकी हो सकता है कॉपर की जगह कुछ और दे दे, सिल्वर की जगह कुछ और दे दे, तो घबराना कुछ नहीं है। जहाँ माइनस लिखा हुआ ऑक्सीडेशन वाला एनोड की जगह रखना है, और जहाँ पे प्लस होगा उसको कैथोड की जगह रखना है। गॉट इट। अब देखो, अब आया कोरोजन से रिलेटेड क्वेश्चन। राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फिटिंग कोरोजन। फिटिंग कोरोजन और आगे भी दिया हुआ है 3 ठो, जिसमें से 2 करने बोलता है आपको, ये वाला चीज़। तो सबसे पहले क्या होगा, फिटिंग कोरोजन। फिटिंग कोरोजन 2020 और 2024 में पूछा गया, लास्ट जो सेमेस्टर में हुआ था 2024 में इसको पूछा गया ऑलरेडी, ठीक है ना। तो देखना है, ठीक है इसको। तो फिटिंग कोरोजन क्या होगा, रिप्रेजेंट, तो फिटिंग कोरोजन रिप्रेजेंट्स अ लोकलाइज्ड कोरोजन फिनोमिना कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल पिट। यदि मान लो कोई सरफेस है इसमें, ठीक है, और उसमें कोई मान लो दरार आ जाता है, थोड़ा सा स्मॉल पिट इस टाइप का हो गया, गड्ढा हो गया समझो, ठीक है। पिट का मतलब गड्ढा होता है, या और होल ऑन मेटेलिक सरफेस, ये मेटेलिक सरफेस है, और इसमें मान लो कुछ कुछ दुर्घटना से हो या कुछ इंटेंशनली हो, उसमें मान लो होल हो गया, ठीक है ना, मेटल सरफेस पे। अब क्या होगा आगे, दिस पिट कैन पेनिट्रेट द सबस्ट्रेट on potentially resulting in the structural failure while the exhibiting mineral overall material loss। अब क्या होता है देखो, जैसे कि ये मेटल है, और ये मतलब कहाँ पे होता है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये जहाँ पे भी मान लो साल्टी वाटर है, या जहाज़ों में हो गया, ठीक है ना, हल हल उसमें हो गया, जो लंगर बोलते हैं ना जिसको, जो जहाज़ों के अंदर में डालते हैं कभी भी, या जहाज़ में हो गया, जो मतलब कोस्टल एरिया में ज़्यादा होता है इस टाइप का, तो वहाँ पे सॉल्टी नेचर ज़्यादा होगा उसके एटमॉस्फेयर में, उसके वाटर में। तो यदि ये यहाँ पे जम गया, मान लो क्रैक आ गया और यहाँ पे जम गया, तो अंदर में तो कम्प्लीटली पानी भर जाएगा ना इसमें, जो सॉल्टी नेचर का होगा, तो इसकी वजह से ये नीचे वाला जो लेयर होता है ना, इसमें करोजन होना चालू हो जाता है, ठीक है ना। ये इतना ज़्यादा छोटा होता है ना, दिखता नहीं है आँख से, तो धीरे 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 क्या करेगा, ये मेटल के अंदर को जो स्ट्रक्चर होगा ना उसको डैमेज करना, मतलब खोखला करना चालू कर देता है। ये मैं बोल रहा हूँ दीमक की तरह। दीमक क्या ऊपर से दिखता है, अंदर से पूरा खोखला होता है, तो उस टाइप का। इसलिए सबसे ज़्यादा डेंजर करोजन यही होता है आपका, याद रखना, पता ही नहीं चलता इसमें कि कहाँ कहाँ क्रैक है, क्या क्या, अंदर से कुछ करोगे पता चला भट से पैर ही अंदर चल गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ का होता है, अंदर से इसको क्या खोखला करना चालू कर देता है, ये चीज़ है इसका, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ करोजन इज कॉमनली ऑब्जर्व इन मेटल सब्जेक्टेड टू द क्लोराइड आयन, वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे सॉल्टी वाटर होगा, एंड अदर करोजन एटमॉस्फेयर। तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, सेम चीज़ होता है मैकेनिज्म जो इलेक्ट्रोकेमिकल में होते हैं, आ रहा है अभी तक। तो एनोड में क्या हो जाएगा, जो आयरन होगा, ये आयरन है ना, ये वाला, तो डिसॉल्व होकर क्या बनाएगा, 2+, और बाहर निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन कौन मतलब एक्सेप्ट करेगा, कैथोड वाला एक्सेप्ट करेगा। तो जैसे वाटर H2O और ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर 2OH माइनस बना देगा। ऊपर में बताया था ना आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल वाला। अब ये दोनों क्या करेगा आपस में मिलके, देखो एकदम कॉमन हो गया इसमें, FeCl2, जो सॉल्टी वाटर बोल रहे हैं ना, क्लोराइड होता है, तो भाई कुछ तो होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपस में मिलके क्या बना देगा, फेरस हाइड्रोक्साइड बना देगा। अब इस फेरस हाइड्रोक्साइड का ना फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। ये होता है फेरस हाइड्रोक्साइड, वाटर फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड से मिलकर क्या बना देगा, फेरस हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे पीएच जो हो ना ऑफ द इलेक्ट्रोड इनसाइड द पिट डिक्रीज द एसिडिटी इंक्रीजेस, ठीक है। एसिडिक नेचर ज़्यादा हो जाएगा इसका, फ्रॉम 6 टू, देखो जो पहले 6 था अब कितने में चला गया, 2 से 3 चला गया, विच कॉज द फर्दर एक्सेलरेशन ऑफ द कोरोजन। यदि एसिडिक कंडीशन बढ़ा ना तो वो कोरोजन रेट को बढ़ा देगा, फिर ध्यान में रखना है इसको। अब क्या हो जाएगा फर्दर, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा, करेक्ट, मतलब वही रस्ट में चेंज हो जाएगा जी।
ये जो फेरिस ऑक्साइड है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और ये फिर वही Fe2O3 पॉइंट XH2 ये रस्ट में चेंज हो जाएगा ये, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये लिखा है यहाँ पे, देख लेना आराम से आप लोग। और ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, कब जरूर बनाना। जैसे ये मेटल सरफेस दिया हुआ है और ये वाला थोड़ा सा होल हो गया, तो इसके नीचे में क्या होगा, सॉल्ट वाटर जमेगा, जैसे कि आयरन है, नीचे में क्लोरीन होगा या बहुत सारी चीज़ होगी, हाइड्रोजन होगी या बहुत सारा चीज़ होगा। तो ये आपस में जमेगा और देखो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म में बता दिया क्या होने वाला है ऊपर में फ्लो डायग्राम में। तो ये चीज़ है इसका पूरा। तो पिटिंग करोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है ना, किसी भी इंजीनियर के लिए एक्चुअली में, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना, इसको थोड़ा पढ़ के जाना और समझ कर जाना। अब इसके प्रिवेंशन के मेथड क्या क्या होंगे वो भी देख लो, ठीक है। द फॉलोइंग काउंटर मेजर कैन बी अडॉप्टेड टू प्रिवेंट द पिटिंग करोजन। सेलेक्शन ऑफ मटेरियल, जब मटेरियल का सिलेक्शन आप कर रहे हो तो उस समय ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है ना। तो विच आर नोन टू पॉसेस द लेवल ऑफ रेजिस्टेंस टूवर्ड द गिवन एनवायरनमेंट, मतलब कहाँ के लिए बना रहे हो मटेरियल, समुद्र के लिए, मतलब किस चीज़ के लिए बना रहे हो, उसके हिसाब से आपको मटेरियल का सिलेक्शन होना चाहिए। अब मटेरियल का सिलेक्शन जानने के लिए आपको केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है इंजीनियरिंग में, ठीक है। मटेरियल का सिलेक्शन यदि नहीं कर पाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आप उस मेटल में अच्छा मेटल ना लो और क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाए जल्दी से, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो मेटल सिलेक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द इंजीनियरिंग। तो ध्यान में रखना, इसको मैं साथ साथ आप लोग को रिवाइज भी करवाते जा रहा हूँ और थोड़ा ज्ञान भी दे जा रहा हूँ, ठीक है। एग्जिबिटिंग अ लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर दैट एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग पीएच, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है। एम्प्लॉइंग द कैथोडिक प्रोटेक्शन एंड एनोडिक प्रोटेक्शन, इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो आप। अभी क्या होता है आगे भी दिया हुआ है देखो, एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कोटिंग ऑन मेटल ऑन द अदर, आप कोटिंग करना ये सब जानती हो आप लोग, तो ये सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कैथोडिक प्रोटेक्शन में। अब ये कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या होता है उसको देख लेते हैं, ओके। तो इलेक्ट्रिक और कैथोडिक प्रोटेक्शन दोनों बोला जाता है इसको, ठीक है। इफ़ एक मिनट, इसमें क्या लिखा है, फेवरेट स्टील पाइप इज कनेक्टेड टू एक्टिव मेटल, ये लिखा हुआ है, ये पाइप है अंदर जो ग्राउंड अंडर वाटर में जाता है कभी भी, या सीवेज लाइन का पाइप बोलो या जैसे भी कोई भी पाइप बोलो, इसको किससे जोड़ दिया जाता है, एक मेटल सरफेस से जोड़ दिया जाता है, मेटल से जोड़ दिया जाता है। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सेज मैग्नीशियम, ठीक है। वोल्टाइक सेल इज फाउंड, अब इसको जैसे इससे जोड़े ना, एक वोल्टाइक मतलब एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होना चालू होगा उसमें। एंड द एक्टिव मेटल इज एनोड एंड आयरन इज बिकम कैथोड। अब जहाँ पे आयरन का कोरोजन हो रहा था, ठीक है, वहाँ पे यदि आप इलेक्ट्रोकेमिकल जो मैग्नीशियम होगा और आयरन है आपके पास, तो इस मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है उसमें भी ये ऊपर रहता है, आयरन नीचे रहता है कभी भी। तो अब इसका क्या होगा ना, ऑक्सीडेशन होना चालू होगा, ना कि आयरन का। अब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम 2+ में चेंज हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब इसका लॉस होगा ना मैग्नीशियम का, ना कि आयरन का। ये चीज़ बोल रहा है। यदि आप कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या करते हो, यदि इस पाइप लाइन को इसको यदि किसी वायर के थ्रू यदि आप किसी मेटल से जोड़ दो, तो इस आयरन का तो नहीं होने वाला ना कोरोजन, किसका कोरोजन होगा, इस मेटल का कोरोजन होगा, ठीक है ना। ये जो मैग्नीशियम रॉड लगा हुआ है उसका कोरोजन होने वाला है। तो यही चीज़ बोल रहा है इसमें, ठीक है। तो मैग्नीशियम 2+ में चेंज हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन किसको यूटिलाइज करेगा, ये वाला। तो कोरोजन तो होने वाला है जी। कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको आप लॉन्ग टाइम तक, तो मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रोक सकते हो, ठीक है ना। इसका नहीं होगा तो डेफिनेटली किसी ना किसी का कोरोजन होने वाला है यहाँ पे, आज नहीं होगा तो कल होगा, ठीक है। आप उसको प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, कितना प्रोफेशनल रखते हो ये आपके ऊपर होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन तो होने ही वाला है। तो ये इसका मेथड है। तो इस बॉक्स को यदि नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बस आप इसको बनाना ज़रूर। बॉक्स इसलिए बनाया हुआ है नीचे में ताकि ये बता सके कि अंडरग्राउंड है, ब्यूरिड पाइपलाइन है ये, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो वेट सॉइल और मॉइस्चर फॉर्म द इलेक्ट्रोलाइट एंड कैथोडिक रिएक्शन अकर। कैथोडिक रिएक्शन आर इस टाइप का होगा, ठीक है। देखो यहाँ माइनस हो रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा, ओके। ये इसका रिएक्शन जरूर लिखना भाई, केमिस्ट्री मतलब रिएक्शन तो लिखना ही है और डायग्राम बनाना ही है। एज द कैथोड आर आयन
iron containing steel pipe is protected from oxidation. Of course the magnesium rod is eventually consumed, यूज हो जाएगा उसका, and must be replaced, but this is the cheaper than digging up the pipeline. ठीक है, अब इतना बड़ा पाइपलाइन है, आप उसको थोड़ी ना आप खोदते रहोगे जी उसको, ठीक है, खोद के फिर निकालो, जैसे अभी तक होता है ना, पहले रोड बना देते हैं, उसके बाद इसमें गड्ढा फिर से खोद देते हैं। उन बेवकूफ़ लोगों को, अब कुछ होगा रीज़न, हमको क्या पता, ठीक है, आप इंजीनियर हो, आपको पता होगा ज़्यादा अच्छे से, ठीक है भाई, पहले गड्ढा खोद लो ना, उसके बाद रोड बनाना है तो रोड का कॉन्ट्रैक्ट लो ना यार, ठीक, ताकि फिर डैमेज ना हो, फिर इसको रोड बनाने के बाद फिर से इसको गड्ढा खोद रहे हो, तो गड्ढा खोदने से अच्छा है ना भाई कि तुम इसको लगा लो बड़े बड़े पाइपलाइन में। तो ये चीज़ यही बोल रहे ना, दिस इज़ द चीपर देन डिगिंग द पाइपलाइन, दिस मेथड इज़ यूज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ सबमरीन एंड बेस लाइन ऑफ द ऑयल रिफाइनरी। अब नीचे में इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको थोड़ा ना बार बार करते रहोगे, बहुत खर्चा वाला काम हो जाएगा, उससे अच्छा है कि ये वाला यूज़ कर लो, मैग्नीशियम को एक रॉड लेके उससे अटैच कर दो, ख़त्म। अब फैक्टर अफेक्टिंग दी कोरोजन, देखो आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जा रहा है, ठीक है ना, कोरोजन पढ़ा दिए तो कोरोजन के फैक्टर अफेक्टिंग भी पढ़ लिए आप यहाँ पे। तो कौन कौन से फैक्टर है जो उसको इफेक्ट करता है कोरोजन को, ठीक है, 2024 में लास्ट ईयर इसको पूछा गया है। ओके, तो सबसे पहला होगा नेचर ऑफ द मेटल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो मेटल विथ हाई रिएक्टिविटी और इम्प्योरिटी कोरोड फास्टर, बहुत जल्दी हो जाएगा, जितना भी इम्प्योर होगा ना कंपाउंड, यदि मान लो स्टील ले रहे हो आप, तो स्टील भी अलग अलग टाइप के होते हैं ना जी, ठीक है, माइल्ड स्टील हो गया आपके पास, हाँ, तो माइल्ड स्टील में बहुत ज़्यादा क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है, और बहुत सारे कार्बन होगा उसमें, हाँ होगा ही ऑब्वियसली कार्बन, और अदर मेटल्स भी होते हैं, ठीक है, जो इम्प्योरिटी हो, इसका मतलब क्या बता रहा हूँ, आयरन जो है ना वो इम्प्योर है, तो आयरन का इम्प्योर होने से क्या हो जाएगा, उसमें कोरोजन जल्दी होगा, ठीक है ना, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको। मॉइस्चर एंड वाटर की वजह से भी होगा, द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन एसिलेट द कोरोजन बाय द फैसिलिटिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन लाइक रस्टिंग, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होता है, यही तो इसके रीज़न है ना जी, इफेक्ट कोरोजन के, ठीक है ना, तो सॉल्ट जैसे NaCl इन सी वाटर और एसिड इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, pH एनवायरनमेंट की वजह से होगा, pH कम होगा तो जल्दी से कोरोजन होगा, हाईली एसिडिक और अल्कलाइन एनवायरनमेंट इनहेंस द कोरोजन रेट, टेम्परेचर की वजह से भी होता है, तो हाई टेम्परेचर यूजुअली इंक्रीज द रेट ऑफ कोरोजन बाय स्पीडिंग द केमिकल रिएक्शन, ये चीज़ होता है, ठीक है ना। डिज़ाइन फ्लॉस, तो डिज़ाइन द क्रिसिव स्ट्रेस पॉइंट एंड डिसिमिलर मेटल इन कॉन्टेक्ट लीड टू द लोकलाइज और गैल्वेनिक कोरोजन, ठीक है ना, तो ये इसमें भी क्या होने वाला है, गैल्वेनिक कोरोजन हो, उसके डिज़ाइन पर भी, मतलब जो मेटल बन रहा है ना उसके डिज़ाइन पर भी वो उसमें इफेक्ट करता है, जैसे मुड़ा वाला मान लो मिल गया इस टाइप का, तो यहाँ पे तो भाई पानी जमेगा ना, तो यहाँ पे कोरोजन होना चालू हो जाएगा, तो उसके डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है। प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट पे भी डिपेंड करता है, यदि आपका जो वातावरण है यदि वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होगा तो उसकी वजह से भी रेट ऑफ कोरोजन बढ़ सकता है आपका, ठीक है, जैसे इन सबका प्रेजेंस होना एयर में, ठीक है। यहाँ हुआ, आप देखते हैं छठवां क्वेश्चन, डिफाइन एंट्रोपी, हर साल पूछा गया है मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, अभी मैं जैसे मैं आपको बोला कि 2020 से बनाया हूँ, तो 2020 में और 23 में और 24 में कंटिन्यू में आया है, हो सकता है इस बार भी आ जाए या ना भी आए, लेकिन याद करके जाना, ठीक है। एंट्रोपी क्या होता है पता है आप लोग को, रैंडमनेस की वजह से जो भी डिस्टर्बेंस आती है वही होता है। तो एंट्रोपी रिप्रेजेंट अ थर्मोडायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक दैट इज मेजर द लेवल ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस प्रेजेंट इन ए सिस्टम, यदि सिस्टम में कितना रैंडमनेस या कितना डिस्टर्बेंस आ रहा है उसको मेज़र करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, गैस, लिक्विड या सॉलिड, एनीथिंग, मान लो सॉलिड होगा इसमें या लिक्विड होगा, इसको जब आप इसको हिट करोगे तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे ना इधर उधर भागने लगेगा, और कुछ नहीं, तो रैंडमनेस ज़्यादा होगा तो इसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी। द मेजरमेंट इन्वॉल्व क्वांटिफाइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एंड डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक अरेंजमेंट that aligned with the macroscopic state of a system in a reversible process, the mathematical expression as follow, तो ये एंट्रोपी का इक्वेशन है, ठीक है। तो ds इज इक्वल टू स्मॉल डी एंड डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी होगा, ठीक है, याद रखना है इसको। तो कहाँ पे क्या चीज़ होता है ये भी लिख दिया है यहाँ पे, चेंज इन एंट्रोपी
रिवर्सिबल हीट ट्रांसफ़र एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब एक और चीज़ पूछता है इसमें, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एंट्रोपी, तो क्या बोलना, जूल पर केल्विन, क्या बोलोगे, जूल पर केल्विन, ठीक है। और उसके सिग्निफिकेंस भी है कुछ, इंडिकेटर्स द स्पॉन्टिनिटी, तो एंट्रोपी इज द एसेंशियल एक्सेप्ट व्हेन द डिटरमाइनिंग द स्पॉन्टिनिटी प्रोसेस, मतलब स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये के बारे में भी बताता है ये, ठीक है। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट दैट इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड द टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल इंक्रीज, ठीक है। तो ये स्पॉन्टेनियस होगा, इसका जो टोटल एंट्रोपी होगा यूनिवर्स विल भी इंक्रीज होता चला जाता है। एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना, इसको पढ़ लेना, इसी में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा अभी फिलहाल। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, इरिवर्सिबिलिटी की वजह से, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की वजह से, जिसके सिग्निफिकेंट हो गए। अब आगे देखो, राइट द नोट ऑन कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट, ठीक है ना। कॉस्टिक का मतलब जानते ही हो, बेस होता है आप लोगों का NaOH, इसके वजह से यदि कोई करोजन चालू होता है ना, तब उसको बोला जाता है कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। तो इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लो, ठीक है। क्या होता है, होता क्या है उसको लिख दिया, रिएक्शन भी लिख दिया हूँ, कॉस्ट भी है, कॉसेस भी है, और प्रिवेंशन कैसे करोगे उसके लिए भी है ये, ठीक है। तो देखते हैं, तो कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ क्या बोलते हैं, ग्रेनुलर कोरोजन, इंटरग्रेनुलर कोरोजन दैट डेवलप्स ऑन द मेटल। मतलब यदि आपके पास कोई मेटल सरफेस है ना इस टाइप का, तो इसमें क्या होने लगता है ना, छोटा 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 इसमें ग्रेनुल बनने लगता है। ग्रेनुल मतलब थोड़ा गड्ढा टाइप का बनने लगता है, ठीक है, दानेदार जिसको बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, इस टाइप का। तो स्पेशली इन स्टील एज अ रिजल्ट ऑफ लोकलाइज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, एल्काइलिटी हाइड्रोक्साइड आयन होगा तो एल्काइल नेचर बढ़ेगा वहाँ पे, एंड दिस अकर्स इज प्रिवेंट इन बॉयलर, सबसे ज़्यादा देखा जाता है बॉयलर में इस टाइप का। एंड प्रेशर वेसल फंक्शनिंग एट द हायर प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर में वेपर जो प्रेशर वेसल होगा फंक्शन एट द हाई प्रेशर, जहाँ पे भी हाई प्रेशर जनरेट होगा, बॉयलर के केस में ज़्यादा होता है ना, जहाँ पे बड़े बड़े जो इंडस्ट्री होते हैं बॉयलर लगाया जाता है, जहाँ पे पानी गर्म किया जाता है, ठीक है। अब इसके बीच में रिएक्शन क्या होगा, जैसे सोडियम कार्बोनेट अंडरगोस डिकम्पोजिशन, तो जहाँ पे भी फैक्ट्री होती है ना, जहाँ सोडियम कार्बोनेट का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट को आपको बचा के रखना है मॉइस्चर से। मॉइस्चर से नहीं बचाओगे तो सीधा किस में चेंज हो जाएगा, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक जगह इकट्ठा होने से क्या हो जाएगा, वहाँ पे फिर इंटरग्रेनुलर कोरोजन चालू होने लगेगा यहाँ पे, जिसको वो आप क्या बोलते हो, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे देखो हीट तो ऑलरेडी मिल ही जाएगा आपको, प्रेशर तो होता ही है बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट के समय, तो रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कार्बन सोडियम कार्बोनेट और वाटर आपस में मिलकर क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पेनिट्रेट द माइक्रो क्रैक्स, ठीक है, इंटरेक्ट विद द ग्रेन बाउंड्रीज ऑफ द स्टील एंड क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्राइसेस इट्स इंटीग्रिटी वाई इंटरग्रेनुलर क्रैकिंग। रीजन क्या होगा इसका, तो कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट अकर व्हेन द इंक्रीजिंग इन एल्कानिलिटी प्रेजेंट इन द मेटल फीचर और वाइट, ठीक है। यदि वहाँ जहाँ पे मतलब जो एल्कानिलिटी होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो रिजल्टिंग फ्रॉम द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर दैट कंटेन डिसॉल्ट सॉल्ट एंड कॉस्टिक सोडा, दिस द सिचुएशन बिकम्स वर्स, वहाँ पे सिचुएशन एकदम ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ठीक है। बाई हायर pH लेवल इन स्पेसिफिक रीजन causing the breakdown of the protecting layer on the metal surface, which lead to the intergranular cracking, and residual and operational stresses further intensify caustic embrittlement and rendering the metal subjected to cracking। rendering मतलब बचाना, उसको बचाता है, ठीक है। प्रिवेंशन, अब बहुत सारे प्रिवेंट के मेथड हैं, तो इसको प्रिवेंट भी कर सकते हो यूज़ ऑफ सोडियम कार्बोनेट का, रिप्लेस कर सकते हो यदि सोडियम फॉस्फेट का यूज़ करके, सोडियम कार्बोनेट का यूज़ ना करके किसका यूज़ कर सकते हो जी, सोडियम फॉस्फेट का यूज़ कर सकते हो। इसका एडिटिव कुछ अदर एडिटिव मिला सकते हो उसमें, वाटर क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं इसमें, स्ट्रेस रिलीफ का के लिए कुछ अलग मेथड यूज़ कर सकते हो, डिज़ाइन मॉडिफिकेशन का अलग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें सेकेंड आता है फ्री एनर्जी एंड EMF, इसके बीच का रिलेशन जो मैंने ऑलरेडी बोला था ना कैसे करना है, जस्ट इक्वेशन करने से पहले इसको किए थे।
तो फ्री एनर्जी एंड चेंज विथ ईएमएफ। अब इसमें क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द chemical energy is converted to the electrical energy and the system does work by transferring the chemical energy through the external circuit. Thus for a reaction occurring in electrochemical cell क्या होता है देखते हैं इसमें। तो थ्योरी पार्ट लिखते हैं ना, वही है ये। and the electrical work done is product of total charge passed in NF एंड सेल पोटेंशियल। तो मैक्सिमम जो होगा इसमें वर्क, कितना वर्क होगा उसी को बता रहा है ये, NF ई सेल होगा, ठीक है, NF ई सेल मैक्सिमम वर्क होगा इसमें। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी ट्रांसफर होगा, 5 का मतलब फैराडे हो गया, ई मतलब सेल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फैराडे कांस्टेंट, ईएमएफ ऑफ द सेल हो जाएगा। मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम। अब अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स मैक्सिमम वर्क किसके बराबर होता है जी, डेल्टा जी के बराबर होता है, माइनस डेल्टा जी, ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, कनेक्ट करना है आपको। तो माइनस डेल्टा जी इजिकल टू NF ई सेल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस को ट्रांसफर कर दिया था, तो डेल्टा जी इजिकल टू माइनस NF ई सेल, इसी के बारे में बताया था ना, याद रखने के लिए। अब स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा इसमें, जहाँ पे ये नॉट लग जाएगा, देखना, ठीक है, ये देखो यहाँ नॉट लग गया। अब यही है इसका रिलेशन, गिव्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ ऑफ द सेल, यही इसका रिलेशन है दोनों का, ठीक है ना। अब इन केस क्या होगा, यदि मान लो डेल्टा ई का वैल्यू यदि पॉजिटिव होगा, डेल्टा ई का वैल्यू इसका यदि पॉजिटिव होगा, तब क्या होगा, माइनस एफ और ये पॉजिटिव होगा डेल्टा ई का वैल्यू, ठीक। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, आपका डेल्टा जी तो नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा ना, सेम चीज़, ये देखो नेगेटिव आ रहा है यहाँ पॉजिटिव डाल देने से, तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, इसका मतलब जो सेल चल रहा है आपका वो बहुत अच्छे से चल रहा है, ये मतलब है इसका, ठीक है। केस 2 में क्या हो जाएगा, यदि नेगेटिव होगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, सेल रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेल इज नॉट वर्किंग स्पॉन्टेनियस, अपने आप नहीं चल रहा है। और यदि मान लो सेल ई सेल इजिकल टू 0 होगा तो रिएक्शन विल बी इक्विलिब्रियम होगा, ओके, ये मतलब है इसको। अब सिर्फ इसमें क्या बोल रहा है, राइट द नोट ऑन फ्री एनर्जी। अब फ्री एनर्जी भी दो टाइप का होता है जी, ठीक है। तो फ्री एनर्जी फंक्शन एज ए थर्मोडायनेमिक पैरामीटर दैट फैसिलिटेट्स द प्रिडिक्शन ऑफ ए प्रोसेस स्पॉन्टेनिटी। क्या होता है, जब प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी मतलब स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इसके बारे में बताता है। विद इन डिफाइंड कंडीशन द स्टेटमेंट इंडिकेट्स द अपर लिमिट ऑफ वर्क कैपेसिटी दैट अ सिस्टम कैन अचीव विद इन अ स्पेसिफिक स्टेट, ठीक है। फ्री ऑफ टाइप ऑफ फ्री एनर्जी, अब ये दो टाइप के होते हैं जी, फ्री एनर्जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी, उसके बारे में तो पढ़े ही हो आप लोग। तो गिव्स फ्री एनर्जी इज यूज्ड व्हेन प्रोसेस अकर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इसका फार्मूला है ये, G इज इक्वल टू H माइनस टी एस, जहाँ कि इसको क्या क्या बोलते हैं, G गिव्स फ्री एनर्जी, H एंथैल्पी, T टेम्परेचर, S एंट्रोपी। गिव्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी में क्या रिलेशनशिप है, अभी बताया था आप लोगों को थोड़ी देर पहले। गिव्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ में क्या है, वही वाला होगा, डेल्टा जी लेस देन 0 होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, ग्रेटर देन 0 होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, 0 होगा तो इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। और ये इसका एक्सप्रेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है। अभी दूसरा होता है हेल्मटोज फ्री एनर्जी। तो हेल्मटोज फ्री एनर्जी इज यूज्ड व्हेन द प्रोसेस अकर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। पहले प्रेशर था और टेम्परेचर था, यहाँ पे वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आ रहा है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू यू माइनस सी टी, और इसका फॉर्मूला ये वाला पूरे किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। दूसरा इसमें क्या देखते हैं, वाटर लाइन कोरोजन। तो वाटर लाइन कोरोजन क्या होता है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। वाटर लाइन का मतलब समझे होगे, जो वाटर लाइन में जितने भी कोरोजन्स होते हैं, लाइक ब्रिजेस में, ब्रिज आधा पानी के नीचे रहता है आधा ऊपर में रहता है, ठीक है ना। ऐसा ब्रिज जो नदियों में बना हुआ है, तालाबों में बना हुआ है या झीलों में बना हुआ है, तो यहाँ पे या समुद्र के किनारे वाले जितने भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, तो उसमें वाटर लाइन कोरोजन ज़्यादातर देखने मिलता है। तो वाटर लाइन कोरोजन रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक टाइप ऑफ
localized corrosion that occur on the metal surface subjected to interaction between the liquid and typical water, ठीक है, and an air interface. This phenomena is frequently observed in tank, pipeline में नीचे होगा, ठीक है, and vessel are the partially filled with the water and various liquids, जैसे वही ब्रिज वाला. तो कॉसेस इसके रीज़न कौन कौन से होते हैं जी? तो corrosion at the waterline corrosion occurs at the result varying oxygen concentration between the submerged metal surface and those exposed to air, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, और वो किसके साथ एक्सपोज होगा जी? एयर के साथ एक्सपोज होगा. तो इस पर भी डिपेंड करता है. तो एंड द रीजन अबव द वाटर लाइन इज सब्जेक्टेड टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड एक्सिबिट अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. ये चीज़ है, ठीक है. मतलब क्या बोलना चाह रहा है, देखो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ. जैसे ये पाइपलाइन गया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, आधा नीचे में है ये पिलर, ये वाटर लेवल समझ लो, तो आधा ऊपर में आधा नीचे में है. तो ये जितना भी पार्ट है ये पानी में रहेगा, नीचे पानी में रहेगा ना नीचे. तो पानी में नीचे रहने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लेवल होगा, कॉन्सेंट्रेशन, ये बहुत कम होगा, ठीक है. अब ये बहुत कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होने लगेगा जी, ये एज अ कैथोड काम करेगा, और ऊपर वाला पार्ट जो जिसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा है वो एनोड की तरह काम करेगा. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अंदर क्या हो जाएगा, तो इसका जो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोरोजन होना चालू होगा ना ऊपर से, ठीक है ना. तो ये मतलब है इसका, ठीक है ना. तो द सबमर्ज रीजन exhibit the reduced oxygen level and result is the constant availability and the variation result is different aeration cell and facilitate the corrosion. रीज़न बता रहा है इसका, देख लेना पढ़ के एक बार अच्छे से. मैकेनिज्म तो सेम होगा आपका जैसे होना चाहिए. अच्छा मैं उल्टा बता दिया था इसका ऊपर में, ठीक है. तो ये होता है इसका रीज़न. नीचे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है जिसकी वजह से एनोडिक की तरह काम करेगा और नीचे से ही उसका कोरोजन होना चालू होगा. हाँ ठीक है, नीचे पानी के नीचे डूबा है तो उसका कोरोजन ज़्यादा जल्दी होगा. इस करेक्ट, ओके. तो अब बार बार इसका मैकेनिज्म बताने का कोई मतलब नहीं है. ये लिखा हुआ है देखो, एनोड कहाँ होगा, लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पे ऑक्सीजन, अभी मैं उल्टा बता दिया था इसका, ठीक है, जैसे बनाया था ना ये वाला. तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो यहाँ पे ये एनोड की तरह काम करेगा, ठीक है, ऊपर वाला कैथोड की तरह काम करेगा. फाइन, क्लियर कर लेना उसको. तो ये ऑक्सीडेशन हो गया और ये रिडक्शन हो गया. दोनों में जो देखते आ रहे हैं अभी तक वही से, बस डायग्राम है थोड़ा अलग, बाकी रिएक्शन सब जगह सेम है. फैक्टर अफेक्टिंग दी वाटर लाइन कोरोजन, तो इसमें कुछ पीएच आएंगे, मेटल सरफेस आएंगे, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना. तो वाटर लाइन कोरोजन इज अफेक्टेड बाई द वेरिएबल्स इंक्लूडिंग ऑक्सीजन रेंज, केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर, टेम्परेचर, मेटल टाइप, मेटल कौन से टाइप से इस पर भी डिपेंड करेगा. वाटर का पीएच क्या होता है, एसिडिक है, बेसिक है कि नॉर्मल है. हायर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज सैलिनिटी, मतलब जो सॉल्टी वाटर होता है उसमें भी ज़्यादा हो जाएगा. एंड हायर थर्मल कंडीशन, टेम्परेचर ज़्यादा होने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो कोरोजन बढ़ेगा. एंड कैन expedite the corrosion process, and some metals such as the iron and steel exhibit a higher vulnerability to corrosion along the water line, ठीक है. तो आयरन हो गया और स्टील हो गया, ये ज़्यादातर कोरोजन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, ध्यान में रखना. अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक है. 10 नहीं है क्योंकि वेट कोरोजन जो था ना वो रिपीट हुआ था. तो वेट कोरोजन तो है ही इंपॉर्टेंट क्योंकि 2 बार पूछा गया, उसको देख लो, ठीक है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़रूर करके जाइएगा आप लोग. तो एक और क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, तो इसको भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है. कैलकुलेट द वर्क डन इफ़ 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड्स आइसोथर्मली रिवर्सिबल फ्रॉम द 50 मीटर क्यूब टू 70 मीटर क्यूब एट 400 केल्विन, ठीक है. तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है बस, ठीक है. तो इस फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू माइनस NRT लॉग VF माइनस VI. F का मतलब फाइनल, I का मतलब इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, ये होता है. अब डेटा जो दिया हुआ है उसको मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे ताकि आपको इस फार्मूले को याद करने में आसानी हो. N मतलब नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 3 मोल, टेम्परेचर भी दिया हुआ है 400 केल्विन, I दिया हुआ है 50. देखो ये सब बता देने से आपको पता चल जाता है कि कौन सा फार्मूला लगने वाला है. ये चीज़ R भी दिया हुआ है तो R का वैल्यू भी दिया हुआ, R का वैल्यू याद रखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं दिया था.
अब इन सभी वैल्यू को आपको पुट करना है इक्वेशन में, फॉर्मूले में, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोशिश करना आप मतलब विदाउट कैलकुलेटर तो ऐसे भी अलाउ नहीं होता है आपको। ठीक है, तो इस थोड़ा देख के जाना अच्छे से, हो सकता है वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दे, 90 से 50 दे दे, तो आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। एज ए इंजीनियर मैथमेटिक्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो मैथमेटिकल पार्ट आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नहीं तो क्या करोगे, छोड़ के आना पड़ेगा और क्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस तो फॉर्मूले में ही है, तो 3 और इसका वैल्यू रख दिया, सबको कैलकुलेशन करो। ठीक है, log 1.4 का जो वैल्यू होता है लगभग इतना होता है, और इतना लिखने के बाद क्या करोगे, फिर इसको पूरा कैलकुलेशन करोगे। अब कैलकुलेशन पार्ट को मैं सिखा नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आना ही चाहिए आपके कॉलेज में। ठीक है, तो ये रहा आपका यूनिट 3। यूनिट 3 भी मैंने कवर कर दिया कुछ हद तक। ठीक है, और क्लासेस में जो आपको बताया गया था आप उसको भी फॉलो करें, ये नहीं, इसको करके जाने से यह है कि मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएगा आप लोगों का रिवीजन। ठीक है, तो आप इसको CT2 में हो या री-CT में, CT2 तो हो चुका है, तो री-CT में भी आप जाके देख सकते हैं, इससे ज़्यादा बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, कोरोजन बेसिक क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, वाटर लाइन कोरोजन, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। ठीक है, बस मैकेनिज़्म सबका सेम होता है, डायग्राम और उसका जो बनाने का मेथड है या उसका जो मैकेनिज़्म तो सेम होगा, लेकिन कहाँ पे हो रहा है ये इसमें इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना आप लोग, ये क्वेश्चन है, फॉर्मूला देख के जाना, क्योंकि रटने वाला कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। वाटर लाइन कोरोजन और उसके फैक्टर डायग्राम बना हुआ है, ओजिन में कैसा होता है और वाटर स्टोर टैंक में किस टाइप का होता है ये भी इसमें बताया हुआ है। मैकेनिज़्म तो सेम होता है सबका, ध्यान देना है बस आपको। ठीक है, हेल्म्स ऑफ फ्री एनर्जी हो गया, मतलब एनर्जी के बारे में पूछ रहा है, यदि स्पेसिफाई करेगा गिव्स फ्री एनर्जी तो गिव्स फ्री एनर्जी भी लिख के आ सकते हो आप। ठीक है, और उसके बाद आपका ये फ्री एनर्जी और EMF का कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट का कॉस्ट पूरा बता दिया। ठीक है, एंट्रोपी क्या होता है इसके बारे में बता दिया। देखो कितना लिखा हुआ है और आप लोग कितना लिख के आते हो, तो यहाँ पे आपको कितना लिखना है ये भी आपको मैटर पता चलते जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। ठीक है ना, तो कुछ फैक्टर अफेक्टिंग द कोरोजन हो गया, कॉस्ट कैथोडिक प्रोटेक्शन हो गया। ठीक है, आपका पिटिंग कोरोजन हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको पढ़ के ज़रूर जाना आप लोग पिटिंग कोरोजन को। ये EMF ऑफ द सेल हो गया, या इसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल। ठीक है, कैलकुलेशन ई कैथोड माइनस ई एनोड याद करके जाना, अच्छे से जाना। सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, वेट कोरोजन, इसको तो छोड़ना ही मत, एकदम पकड़ लेना। ठीक है ना, दो इसमें जो मैं एकदम कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि 2 ज़रूर पढ़ के जाना, ये नहीं बोल रहा हूँ कि पक्का आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है इसकी जगह कुछ और क्वेश्चन दे दे इसी में से, लेकिन ध्यान रखना इसको। ठीक है, पढ़ के ही जाना, हर साल पूछा गया है तो इस साल भी पूछेगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, और नस्ट इक्वेशन तो मैक्सिमम टाइम पूछा गया है ये, तो पढ़ के जाना। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नस्ट इक्वेशन, वेट कोरोजन, ये 2 क्वेश्चन पे तो मैं मुहर लगा सकता हूँ कि आ सकता है इस बार, बाकी नहीं आया तो भगवान किस्मत तुम लोग खराब है। ओके, बाकी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा, नहीं तो सीधा डिसलाइक कीजिएगा, और आप एकदम ओपन हो। ठीक है, यदि कुछ सजेशन देना हो तो सजेशन भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि सर बुरा मान जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप सजेशन दे सकते हो। ठीक है, और जो भी मैसेज करते हो तो किसी भी प्रोफेसर या किसी का नाम मेंशन ना किया करो। ठीक है, ये अच्छी आदत नहीं है एक्चुअली किसी की, यदि आपको जिसका नोट्स पसंद आता है उसका आप कर सकते हो। ओके, आपको जैसा नोट्स पसंद आता है, जिसका भी पसंद आता है, आप वो फॉलो कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, ये आपके दिमाग के ऊपर है कि आप कौन सा नोट्स आपको अच्छा लग रहा है। हो सकता है कुछ नोट्स मेरे से यूज़ कर सकते हो, कुछ नोट किसी दूसरे टीचर का यूज़ सकते हो, कुछ नोट अपना किसी फ्रेंड्स के नोट से कर सकते हो, ये आपके ऊपर है ना, जो आपको सरल लग रहा है। लेकिन जो यहाँ पे दिया गया है उसका आंसर नीचे होना चाहिए। मैकेनिज़्म आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा। ठीक है, आपको मैकेनिज़्म बनाना ही होगा, आप इससे बच नहीं सकते हो। ठीक है, छोड़ोगे तो नंबर कम मिलेगा, सीधी और साफ बात। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।